सो हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल दीवान। और फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी वैकेंसी जो है, जिनका आपको इतना बेसब्री से इंतजार था, वो आ चुकी है। ठीक है। आपको पता ही है जैसा कि 7 मार्च 2024 को वैकेंसी अनाउंस हुई है। टोटल वैकेंसी आपकी 181 बताई जा रही है ना। आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि टोटल 181 वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो हमें तो बस केवल क्या चाहिए, एक ही सीट तो चाहिए इसमें। तो अब मेन बात है कि आपके सामने वैकेंसी आ गई है। आपको ये भी पता चल गया है कि पहले से पैटर्न चेंज है, क्योंकि काफी समय बाद ये वैकेंसी आई है। तो आप सभी को पता है कि पहले केवल प्री का पेपर होता था, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाते थे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब कहा गया है कि भाई पहले एक प्री का एग्जाम होगा, और इंटरव्यू को खत्म करके इन्होंने क्या जोड़ दिया उसमें, मेन का एग्जाम जोड़ दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर प्री और मेन के दो एग्जाम हो रहे हैं आपके। तो अब मेन बात है कि इनकी कैसे तैयारी की जाए। और समय आपके पास करीबन 3 से 4 महीने का, करीबन 4 महीने तो मान के चलिए, 4 महीने का ड्यूरेशन होगा। उसके बाद ये एग्जाम आपका होगा, क्योंकि अभी आपको पता ही है लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये जो चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बाद ही शायद एग्जाम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा, काफी समय है, सब्जेक्ट भी कम है, आपको पता ही है। क्योंकि जैसा कि बता रखा है कि एपीओ के लिए सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो क्या आएंगे, क्रिमिनल लॉज आएंगे। कौन से लॉज आएंगे? क्रिमिनल लॉज। ठीक है। तो क्रिमिनल लॉज कौन कौन से होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मेनली अब की बार जो पैटर्न में चेंज है, उसमें आपको एक और चीज पढ़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, कि अब की बार ये जो प्री का एग्जाम होगा बिल्कुल आरजेएस के पैटर्न पे होगा। मतलब आरजेएस के अंदर जो पैटर्न बना रखा था, सेम उसी तरीके से अब आपका एग्जाम जो है वो कैसे होगा, एपीओ का एग्जाम होगा। जैसे कि आपको पहले की बात बता देता हूँ। आरजीएस का एग्जाम जो है उसमें क्या होता है, 70% तो आपका क्या आता है, लॉ का पार्ट होता है। ठीक है। और लॉ का पार्ट होता है, और 30% जो है वो किसका पार्ट होता था, वो होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में कौन कौन सी है तो आपको पता ही है। एक तो है आपकी हिंदी, और एक है इंग्लिश। ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 70% में 70 नंबर का तो आपका क्या हो रहा है, लॉ का। 70 नंबर की तो लॉ आती थी। अब वो जो सब्जेक्ट है आपको पता ही है। और 30% में क्या आ रहा है, 30 नंबर में क्या आ रहा है आपका, लैंग्वेज आ रही है। तो इसका मतलब 15 नंबर की तो आपकी हिंदी, और 15 नंबर के क्या हो गया, इंग्लिश आ रही है। सेम उसी पैटर्न पे, आरजेएस के पैटर्न पे इन्होंने क्या कर दिया है, एपीओ का एग्जाम बना दिया है। ध्यान रखना, अब की बार जो एपीओ का एग्जाम आएगा वो टफ आएगा। ठीक है। तो टफ कंपटीशन जो होगा वो टफ होगा, क्योंकि आरजेएस के हिसाब से बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेंस भी जोड़ दिया है, तो अब थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। लेकिन टफ इसलिए भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि इसके अंदर केवल आरजेएस में तो आपको सिविल और क्रिमिनल दोनों आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल क्रिमिनल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, माइनर एक्ट बहुत छोटे छोटे से हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले अभी हम देख लेते हैं कि अब एपीओ का क्या सिस्टम है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर 70% तो आपका लॉ का फील्ड, लॉ का सब्जेक्ट आएंगे। लॉ में कौन से हैं, तो क्रिमिनल सब्जेक्ट बता रखे हैं इन्होंने। दूसरा लैंग्वेज की बात की गई है, तो 30% जो है यहाँ पर लैंग्वेज। तो अब इन्होंने किन किन लैंग्वेज को जोड़ रखा है यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश। सपोज करो 30% है, तो हिंदी का कितना, कितने मार्क्स की आएगी, 15 मार्क्स की। और 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। तो सेम पैटर्न बन गया ना। हालांकि वहां पर मार्क्स तो डिसाइड नहीं किए हैं, लेकिन आपको परसेंटेज वाइज बता रखा है कि 70% जो है वो तो आपका लॉ, लॉ का आएगा सब्जेक्ट्स, और 30% लैंग्वेज का आएगा। ठीक है। तो ये हमारे सामने, अब देखो, तैयारी करना, हर कोई तैयारी करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमें क्या करना है, पहले तैयारी से पहले चीजों को समझना है कि वो किस तरीके की चीजें पूछ रहा है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। क्योंकि आप सब्जेक्ट को लेकर बैठ गए उससे कुछ नहीं होगा। आपको पहले यहाँ पर ये देखना पड़ेगा हमारा कंपटीशन किस हिसाब से आ रहा है, किस तरीके से सब्जेक्ट आएंगे, किस तरीके से हमें उनकी तैयारी करनी है। हर एक चीज का लेवल देखना पड़ेगा। तैयारी तो 10-10 साल से भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होता है। हमें क्या है, टारगेट लेकर के चलना है, मिशन मोड पर चलना है। किस पर चलना है, मिशन मोड पर।
टारगेट पर चलोगे, मिशन मोड पर चलोगे और नंबर को पहले ही कैलकुलेट करके रखोगे कि इतने से इतने नंबर तो हमारे इसमें आने ही चाहिए, तब जाकर के ये पैटर्न बन पाएगा, तब समझ में आएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। डायरेक्ट आपको लग रहा है कि भाई एपीयू की वैकेंसी आ गई चलो तैयारी कर देते हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। ध्यान से ये चीज समझ लेना, आप पहले ही बता दे रहा हूं। तो इसलिए पहले ये पैटर्न देखिए कि आरजेएस का किस हिसाब से आ रहा है और एपीयू का आप किस हिसाब से आएगा। ठीक है। फिर यहां पर ये भी देखिए कि अब यहां पर 70% की बात हो रही है, तो 70% में जो लॉस की बात की गई है, और लॉ कौन से बता रखे हैं इन्होंने एपीओ के लिए, क्रिमिनल लॉस की बात की है, जैसे कि आईपीसी हो गई, सीआरपीसी हो गई, एविडेंस हो गया। ठीक है। इसके अलावा आपका आर्म्स एक्ट हो गया, SC ST हो, ST SC हो गया। ठीक है। एक ये एक्ट आ गया आपका। इसके अलावा आपके सामने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आ गया। ठीक है। इसके अलावा जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट। तो ऐसे करके एक अनफेयर मीन से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड एक्ट हैं, उनके कुछ रूल्स बता रखे हैं। एक तो 1992 के हैं और एक 2022 में जो नए आए हैं लेटेस्ट को जोड़ दिया गया है। तो अब ऐसे करके आपके सामने काफी सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि एक राजस्थान का भी एक लोकल एक्ट जोड़ा है, कंसाइज, राजस्थान का एक एक्ट जोड़ा है इन्होंने आपको आपके लिए, जिसका जिसका नाम जो है यहां पर बता रखा है राजस्थान एक्साइज एक्ट। ठीक है। एक्साइज एक्ट है आपका एक। ठीक है। तो ऐसे कुछ एक्ट यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं आपके लिए। तो ऐसे करके ये टोटल जो एक्ट हैं आपके, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है। अब ध्यान रखना कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि साहब एपीओ का जो वैकेंसी आएगी उसमें जो सब्जेक्ट आएंगे वो कौन से आएंगे, पुराने वाले आएंगे या नई वाले जो नए लेटेस्ट लॉ आए हैं आपके, बीएनएस है ना, बीएनएसएस। तो उनमें से कौन सा आएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता है ना, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनकी बात हो रही थी। लेकिन आपको अब यहाँ पर पहले ही कंफर्म कर दिया है कि अब आपकी आईपीसी जो है 1860 की, सीआरपीसी 1973 की और एविडेंस एक्ट 1872 का आएगा। ठीक है। साफ साफ मेंशन कर दिया है। टोटल ये सब्जेक्ट जो आप देखोगे तो टोटल आपको देखेंगे ये सब्जेक्ट 11 तो आपकी क्रिमिनल लॉज हैं, कितने हैं टोटल 11, जिसमें से मेजर केवल 3 ही सब्जेक्ट हैं आपके। हालांकि जेजे एक्ट को भी आप इस कैटेगरी में मेजर ही मान सकते हो क्योंकि 112 सेक्शन है इसमें, और बाकी आपके बहुत छोटे छोटे से एक्ट हैं। फिर इसमें आपको एक और चीज दिखाई देगी कि 2 सब्जेक्ट और हैं जो किसके हैं, लैंग्वेज के हैं, इनकी भी साथ साथ तैयारी करनी है। तो ऐसे करके 11 और 2 तो 13 सब्जेक्ट हो गए आपके सामने। अब इनकी स्टडी किस तरीके से करनी है, किस पैटर्न पे करनी है, वो देखना है हमें। अगर आपने नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ा होगा तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं स्पेशली मेंशन करके। जैसे उन्होंने कहा है कि एपीओ का आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है, पता है ना सबको, सबको ही पता होगा। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो है ये, अब प्रोसिक्यूशन का काम है तो मतलब क्या है, जाहिर सी बात है स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, ये केस लड़ेगा स्टेट की तरफ से है ना, क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनको लड़ने का काम करेगा। तो इसलिए तो क्रिमिनल लॉ जोड़ रखे ना। तो क्रिमिनल लॉज में भी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमारे जो क्वेश्चन आएंगे ना प्री में और मेंस में, वो सवाल वो आएंगे जो प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेटेड होंगे लॉज के। अब आप सोच रहे होगे कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी यहाँ पर। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है हमें तो ध्यान रखना। जनरली जैसे कि कोर्ट में और वहां पर जो काम करने वाले सेक्शंस है मेनली, जिन सेक्शंस का काम वहां कोर्ट में आता है, जो जो इस पोस्ट पर बैठेंगे उनके लिए जो मेनली सेक्शंस काम आते हैं, सबसे पहले तो उन्हीं सेक्शंस को, उन्हीं चैप्टर्स को जो कि चाहे आईपीसी में, एविडेंस में, सीआरपीसी में बता रखे हैं उनको पढ़ना है। ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि प्री और मेंस के लिए साफ साफ लिखी हुई है ये चीज है ना, तो किस तरीके का अप्रोच का वो क्वेश्चन पेपर बन के आएगा आपके लिए। तो जैसे कि अगर सपोज करो सबसे ज्यादा इनके लिए क्या काम आता है, ट्रायल्स,
एविडेंस के लिए एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाता है, मतलब एविडेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन, ये प्रैक्टिकल अप्रोच ही तो है। इंक्वायरी, कैसे कोर्ट में कंप्लेंट दायर की जाती है किसी केस में। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे कि चैप्टर नंबर 22, 23, 24, इनके अंदर क्या बता रखे हैं, रूल रेगुलेशंस बता रखे हैं कि ट्रायल के टाइम पर जब कोर्ट बुलाएगी तो ये कैसे नियम कायदों को कानूनों को इस्तेमाल करेंगे कोर्ट्स। तो यहाँ पर वकीलों का भी क्या रूल रोल रहता है, और ये ट्रायल कैसे चलेंगे, जैसे ट्रायल के चैप्टर हो गए जैसे कि 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो ऐसे करके इसकी पहले ही हमें दिमाग में एक एक खाका बना लेना है, एक डायग्राम बना लेना है कि किस तरीके से हमें क्या पैटर्न बनाना है और किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, हमें लेबरिंग करोगे तो फिर वापस से वही चीज है कि वैकेंसी आई, फिर हमने स्टार्ट कर दिया पढ़ना। पढ़ना तरीके से है, एक एक चीज को समझ के करना है कि कौन सी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से किस लेवल पे पढ़ना है। जैसे कि सपोज करो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस यही मेजर एक्ट हैं, लेकिन अगर इन छोटे छोटे एक्ट्स को भी देखोगे तो सबसे पहले माइनर एक्ट को ही पढ़ना चालू कर दो, या एक मेजर ले लो, मेजर को तो टाइम लगेगा ना, तो माइनर को उसके साथ साथ ले लो। चार्ट फॉर्म बनाइए। प्री की तैयारी करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। किसकी जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स की। तो अपने चार्ट्स बनाना, डायग्राम्स बनाना चालू कर दो कि किस तरीके से, जैसे इंडेक्स कैसे याद होगी, क्योंकि जनरली क्वेश्चन इंडेक्स से आते हैं, या जनरली क्वेश्चन जजमेंट को लेकर के आते हैं, है ना। तो वो उस तरीके का प्रैक्टिकल अप्रोच याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि सबसे ज्यादा आपको एक और उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, सबसे ज्यादा जनरली क्रिमिनल केसेस में जजमेंट को ले, जजमेंट जो आते हैं ना, वो आते हैं सेक्शन नंबर 319 को लेकर के। बार बार इसको लेकर के कोई ना कोई चीज आती रहती है, नई नई गाइडलाइंस देती रहती है कोर्ट। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 300 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, सेक्शन नंबर 300 ऑफ सीआरपीसी, सेम एविडेंस में भी यही बात बता रखी है। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 40। ठीक है, और इसी तरीके की चीजें जो है आपके काम आएंगी। तो हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके का हमें पैटर्न रखना है, वो साफ साफ आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल अप्रोचेस से डील करते हुए चीजें आएंगी। साथ ही साथ आरजेएस के पैटर्न में अभी तक आपने देखा होगा जजमेंट राइटिंग आती थी। अब प्री की बात तो हमारी हो गई कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो सब्जेक्ट तो सेम वही है, आपको सारी चीजें बता रखी हैं। और लैंग्वेज के लिए इन्होंने बता रखा है कि भैया आपको सेकेंडरी जो है आपकी सीनियर सेकेंडरी उसका लेवल का पेपर आएगा इसका, है ना। तो आपको पता ही है संधि समास जो आप हर सब्जेक्ट हर उसमें पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पर भी सेम ही चीज है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब प्री की बात तो हमारी हो चुकी है कि कैसे क्या चीज तैयारी करनी है, किस तरीके की चीजें हैं, क्योंकि सबसे पहली स्टेप यही है। अगर आपने इसको पैटर्न को तरीके से रख लिया तो आपका काम बन जाएगा। साथ ही साथ हमें मेंस की तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंस की तैयारी करने के लिए हर रोज जो आरजेएस के एस्पिरेंट्स हैं जो हर रोज अपने हाथों को रगड़ते हैं, आपको भी सेम वही करना पड़ेगा। मतलब रिटन एग्जाम हर रोज प्रैक्टिकल तरीके से, घर जहां पर भी व्यवस्था बने अपनी, पेपर देना चालू कर दो, रिटन में लिखना चालू कर दो। क्योंकि जितना अच्छी तरीके से लिखोगे, जितनी जल्दी लिखोगे, टाइम तो सीमित रहेगा वहां पे। ऐसा तो है नहीं कि आपको 5 5 6 6 घंटे दे दिए जाएंगे, तो 2 घंटे का समय मिलेगा। आपने पढ़ ही रखा होगा, नोटिफिकेशन में बता रखा है कि यहाँ पर 200 मार्क्स का तो आपका क्या आएगा, मेंस का पेपर आएगा, और 50 50 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश आएंगी। ठीक है, तो अब देखो पैटर्न वही बन रहा है ना, सेम आरजीएस वाला ही। तो अब यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि इसमें चार्ज फ्रेमिंग आएगी। चार्ज फ्रेम कैसे किए जाते हैं, तो चार्ज फ्रेमिंग के बारे में बात हो रही है, तो क्रिमिनल के रिलेटेड है, तो कौन से सेक्शंस हैं, तो यहां पर तो आएंगे ही, तो प्री में भी उससे सवाल आएंगे। कौन कौन से हैं, तो आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 17 को रट लो। कौन कौन से सेक्शन है जनरली, तो सेक्शन नंबर 219, सेक्शन नंबर 220, 223, है ना, और सेक्शन नंबर 71 ऑफ आईपीसी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हमें पैटर्न को समझना है। पढ़ना अगर आ गया, समझ हमने पहले समझ लिया कि किस तरीके से स्टडी करनी है, तो दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो मेंस का एग्जाम में साफ साफ चीजें बता रखी हैं आपको, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, किस तरीके का पैटर्न बन रहा है।
तो सेम सिमिलर वही चीज है जो आपकी आरजीएस में बता रखी थी, अब वो एपीओ में आ रही है। हालांकि जजमेंट राइटिंग के लिए ऐसा कोई इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है कि जजमेंट राइटिंग आएगी या नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर चार्ज फ्रेम इशू करने की बात की गई है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि प्रैक्टिकल अप्रोच में ये चीजें जुड़ती ही हैं। ठीक है। तो अब हमें इन कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है कि कैसे तैयारी करनी है। जैसे कि आपको पता है अब तक आपके आरजेएस के पेपर में लैंग्वेज आ रही थी, आपको पता है ना। लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या पूछ रहे हैं वो आपसे बार बार ऐसे ऐसे आ रहे थे। ठीक है। निबंध आ रहे थे हिंदी और इंग्लिश के निबंध। तो क्या पता यहाँ पर भी 50-50 नंबर का सिमिलर वही पैटर्न दिया है, तो क्या पता यहाँ पर भी आपसे ये निबंध ही पूछने वाला हो, ऐसे ही पूछ रहा हो। तो तैयारी तो हमें फुल रखनी पड़ेगी ना उसके हिसाब से। तो अब हमें ये पैटर्न बना करके एक बार पूरी स्मार्ट स्टडी कर लेनी है। प्रीवियस जो एपीओ के एग्जाम हुए हैं, ध्यान रखना, प्रीवियस जो भी एपीओ के एग्जाम हुए हैं उसका पैटर्न देखना है, और अब जो होने वाला है उसका। तो दोनों को कंपैरिजन करो, फिर उसको आरजेएस के पेपर से भी चेक करके देखो कि किस तरीके के पैटर्न बनेंगे। क्योंकि आरजेएस में तो सिविल और क्रिमिनल दोनों आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके क्रिमिनल क्रिमिनल सब्जेक्ट है। तो हमारा हर रोज का एक डेली का नियम बना लो कि 100 क्वेश्चन मुझे क्रिमिनल के करने ही करने हैं। ठीक है। किस हिसाब से, ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चन है, और एक पेज जरूर मेंस के हिसाब से लिखना है, जब जा करके कोई रिटन प्रैक्टिस होगी। इसके लिए हमने अपने यहाँ पर कोचिंग में भी व्यवस्था कर रखी है। हमारे यहाँ पर प्री की टेस्ट सीरीज अब आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, और मेंस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर हम अवेलेबल करा रहे हैं आपको। ठीक है। तो प्री और मेंस के लिए हमने 31 तो प्री के पेपर टेस्ट पेपर रखे हैं, और 31 ही मेंस के टेस्ट पेपर रखे हैं। जिस व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत हो, किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, तो हमारे यहाँ से भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको फीस और वो है, आपको कांटेक्ट करना है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पर 8955480447 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं चाहे तो। नहीं तो आप इस नंबर पर, आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेरी है आपकी किसी तरीके की एपीओ से रिलेटेड एग्जाम की, ठीक है, एपीओ के एग्जाम को लेकर के कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पर भी। नाइन थ्री फाइव वन सेवन 7710। ठीक है। तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, इनमें से किसी पे कर लीजिए। आपको प्री का टेस्ट पेपर लेना है, मेंस की तैयारी करनी है, मेंस के हिसाब से मिल जाएगा यहाँ पर। और अगर आपको कोचिंग ही करनी है, आपको लग रहा है कि भाई इस इंस्टीट्यूट से हमें अपनी तैयारी अच्छी तरीके से हो सकती है, या कोई और चीज़ें हम अपनी अपनी तरफ से आपको हेल्प कर सकते हैं, तो अगर आपको कोचिंग करनी है, गाइडलाइंस लेनी, कोई गाइडेंस लेनी है किसी तरीके की, तब भी आप कोई कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी आपको कोई भी लीगल अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली रूटीन पर आपको कोई ना कोई गाइडलाइंस, कोई गाइडेंस दी जाती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना है। बाकी ऑल द बेस्ट। अच्छे से अच्छा अपना तैयारी करो, बढ़िया से बढ़िया पैटर्न बनाओ, लेकिन चार्ट वाइज और ये चीज़ों को ध्यान रखो, है ना। 4 महीने हैं, 4 महीने के हिसाब से जी जान लगा दो अपनी। तो बढ़िया से बढ़िया अच्छा पैटर्न बना करके, कितने सब्जेक्ट हैं, किस तरीके से क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, माइनर एक्ट को पहले प्रेफरेंस देनी है, मेजर एक्ट को देनी है, तो वो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे, है ना। तो एक बार तैयारी करना स्टार्ट करो, फिर हो जाएगा। लेकिन पहले अपना दिमाग खोल लो कि कैसे करनी है चीजें, फिर उसके हिसाब से आपकी चीजें बन जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि 181 काफी अच्छी वैकेंसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।